हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। आज अपने देख रहे हैं जैसा कि आज अपने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का। तो आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आपको जैसा पता होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा वास्तविक संख्याएं, इसको बोलेंगे रियल नंबर्स। अपने इस क्लास को बाइलिंगुअल करने का प्रयास करेंगे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो, ताकि ऐसा ना कहें इंग्लिश मीडियम वाले कि हमारे लिए लेकर नहीं आए सर। अब चेक करते हैं। सबसे पहले अपने इस चैप्टर के अंदर आती है फंडामेंटल थ्योरम, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अपने एक साथ दोनों को लेकर चल रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जैसा कि आप स्टार्टिंग वर्ड देख रहे हो, अच्छा यहाँ इस बार अपने ये फंडामेंटल थ्योरम आएगी। आज अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको ये देखना है कि फर्स्ट लेक्चर वाला ये जो क्वेश्चन है यहीं से आपको आने वाला होगा। अब ये बात करें तो यहाँ देखना एक बार, यहाँ देखें तो लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर। क्या लिखा अभी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब हिंदी में बात करें तो वो लिख रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखो एवरी कंपोजिट नंबर, क्या लिखा था यहाँ पर? एवरी कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट होता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्याएं। वो कह रहा है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? उनको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना क्या होता है भी? अद्वितीय। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अच्छा, ये यहाँ पर फैक्टराइजेशन रहेगा, अपने आप में यूनिक रहेगा। अब आप कहोगे सर एक बार समझ नहीं आ रहा, अब एक मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा गौर करना। सबसे पहले आइए फंडामेंटल थ्योरम। क्या है अभी? फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि एवरी कंपोजिट, प्रत्येक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर का मीन्स क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या। अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे सर हमें तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में ही नहीं पता। अब अपने पहले इनको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले एक वर्ड आया था भाज्य संख्या। ये भाज्य है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं भी? प्राइम, सॉरी भी, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब एक आता है प्राइम। क्या आता है? प्राइम। प्राइम को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अभी इनको चेक करते हैं। एक आपको ध्यान होगा भी, एक अपने पास आता है सम संख्याएं। क्या आती है? सम संख्याएं, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर। एक अपने पास आएगी विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को अपने बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे भी? ऑड नंबर। अब ये भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, देखो अपने एक साथ लेकर चल रहे हैं। अपनी ये जो क्लासेस रहेगी बाइलिंगुअल रहने वाली है, यूजफुल टू हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आरबीएसई में भी आपको पता है, सीबीएसई में तो था ऑलरेडी इंग्लिश में, बट आरबीएसई में भी आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों रहते हैं। तो जो महात्मा गांधी स्कूल है उनके विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास है उतनी यूजफुल रहेगी, और सीबीएसई में तो है ही है, सेम है अपनी बुक्स, चाहे वो आरबीएसई। अच्छा, ये क्लासें किन के लिए यूजफुल रहने वाली है? चाहे आप आरबीएसई की बात कर लो, चाहे अपने सीबीएसई की बात कर लें, ये सभी के लिए ही यूजफुल है। ध्यान रखना, क्योंकि 10th की बुक का फर्स्ट चैप्टर यही है और यही सिलेबस है, क्योंकि बुक सेम ही है, एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से है बुक? एनसीईआरटी की बुक है। क्लियर है? अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे अभाज्य, देखो हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, हिंदी वाले हिंदी में देखो। अभाज्य प्राइम नंबर, अ से अभाज्य, ऐसे अपना पहाड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 100 ऑन। ये जो है ये होती है अभाज्य संख्याएं। अब बात करें तो भाज्य कौन सी होगी? जो भाज्य संख्याएं होगी इनके अलावा जो भी बची हुई संख्याएं हैं वो भाज्य होती है। अब ये स्टार्टिंग होता है 4, 6, 8, 9, जो मतलब किसी भी टेबल में आती हो। ऐसे अभाज्य ऐसे अपना पाड़ा जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो, और जो अपने टेबल में ना आए किसी में भी है, जैसे ये 4 है, 4 खुद के में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। 6 की बात करूँ तो 6 2 के टेबल में भी है, 3 में भी है और 6 खुद के टेबल में भी है। 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो इस मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने ही टेबल में आई वो तो कहलाई अभाज्य संख्या। क्या कहलाई? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाई? कंपोजिट नंबर कौन सा कहलाया? जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी टेबल में है। इनकी बात करूं तो इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो केवल और केवल 2 होते हैं। इनकी बात करूं तो इनमें केवल और केवल 2 गुणनखंड। अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ होते हैं केवल 2 गुणनखंड। कितने होते हैं भी गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड। ध्यान रखना भी कितने गुणनखंड होते हैं? 2। ओनली 2 फैक्टर्स, इसको बोलते हैं ओनली 2 फैक्टर्स। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे है? ओनली 2 फैक्टर्स कैसे है? जैसे चेक करो, 2 है, 2 देखो, एक तो 2 खुद के टेबल में आएगा और एक 1 से है। इसका डिवाइड या तो 2 के टेबल से होगा या 1 के टेबल से डिवाइड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ओनली फॉर 2 फैक्टर्स। और यहाँ पर मैं अगर बात कर दूँ 5 की, तो 5 देखो, एक तो खुद के टेबल में आएगा और एक 1 में आएगा, और इन्हीं का ही इनका HCF हमेशा रहता है 1। इनका HCF क्या रहता है? 1। इनका अभी चेक करेंगे आगे, क्लास जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको ये सारी बातें समझ आएगी। अभी अपने देखो एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप आराम से सीखो भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। हमने देखा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो ये हैं और कंपोजिट नंबर हैं वो जो ये हैं। अब ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं, अभाज्य संख्याएं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आती हैं। इनका अगर किसी चीज़ से डिवाइड करना हो, किसी से क्या करना हो डिवाइड, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड, मतलब एक तो खुद के टेबल में आएगा और एक 1 से जाएगा, और इसका किसी टेबल से कट नहीं होगा। और इनका HCF हमेशा रहता है 1। इनका HCF क्या रहता है? 1। ये सिर्फ आपको एक बार नोट कर लेना, अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाओ और क्लासेस नोट करते जाना। यहाँ सारी यूज़फुल होगी क्लासेस। एक भी ऐसी बात नहीं आएगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना हो, आपको वही करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ध्यान रखना भी, इतनी बात क्लियर होगी मे भी। अच्छा, तो फिर अब आप कहोगे सर फिर ये भाज्य संख्याओं में क्या था? अब अगर भाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, यहाँ केवल 2 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होंगे? 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा क्या होगा? मोर देन 2। इसका मीन्स क्या होगा भी? मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या कितने फैक्टर्स होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल, जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 देखो 2 के आएगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 से आएगा, और फिर क्या जाएगा? 2 आएगा, और फिर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 2 से मोर देन हो गया। अगर मैं बात करूं 6 की, तो आप यहाँ से समझ सकते हो 2 3 1, ये मोर देन 2 है। अगर मैं ऐसे 8 की बात करूं तो 2 2 2 1। तो इस तरह से ये जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होता है, इनका जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 से क्या होते हैं? ज़्यादा। और जबकि अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं के ओनली फॉर 2 फैक्टर्स होते हैं और HCF होता है 1। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन पर। अच्छा, ये सम विषम ये भी आपको बता देंगे भी, एक बार आप यहाँ देखना, एक बार इस क्लास में आप बने रहे। अच्छा, आपको ये क्लास पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम इन क्लासों को कंटिन्यू कर पाएँ, और इससे हमारी भी क्या हौसला अफजाई होती है कि पता चलता है कि ठीक है अभी हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। लाइक और शेयर में कंजूसी मत करना, बस आपका एक ही काम रहेगा। अब मैंने कहा जैसे कि अपनी स्टार्टिंग के अंदर ही थ्योरम कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये हमने देखा। अब वर्ड आया था
एवरी कंपोजिट नंबर, अब ध्यान रखना, अब आपको धीरे धीरे क्लास समझ आएगी। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब समझ आ रहा है सर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। every composite number expressed, every composite number expressed as a product of prime, as a product of primes। अब आप कहोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखना, मैंने एक एग्जाम्पल में ले लिया 24, क्या ले लिया अभी 24। अब आप सोचना क्या 24, अब यहाँ क्या लिखा था? प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या लिखा था? प्रत्येक भाज्य, एवरी कंपोजिट, एवरी कंपोजिट, इस वर्ड पे आना है। एवरी, आपने कौन सा नंबर एक माइंड में पिक कर लेना, जो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ 24। अब 24 का प्राइम फैक्टर करो, यहाँ क्या आया 12, यहाँ आप करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ करोगे तो क्या आएगा 3, यहाँ करोगे तो क्या आएगा 1। अब जरा आप चेक करो, अगर अपने इस 24 को एक्सप्रेस किया, अब यही तो बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, बीच में क्या लिखा है? फैक्टराइज। एक्सप्रेस का मीन्स होता है उसका फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब प्रोडक्ट, ये देखो ये जो प्राइम फैक्टर क्या है, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर। क्या होता है अभी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर अलग है और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो प्राइम मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें चेक करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आया है यस और नो, यही बोल रहा है। अच्छा अब देखो, अब जो 2 है और जो 3 है, 2 और 3 बताओ भी कौन से नंबर हैं? क्या ये प्राइम नंबर है? यस और नो, यही तो देखा था। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखने पर ये भाज्य संख्या हो गई। अभी आपको बताया था भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने पर, याद हो रही है, भाज्य संख्या को प्रत्येक, कोई भी भाज्य संख्या लिखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये बात बोल रहा था। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन। अब इसमें चेक करो, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ 24 को कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अभी भी देखो रिजल्ट क्या रहेगा 24। यही बात वो बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये क्या होता है? अद्वितीय। यह गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या लिखा था? क्रम के बिना अद्वितीय। एक एग्जाम्पल लूँ मैं जैसे 10 का, अब यहाँ देखो क्या आया 2 और 5। अब चेक करना भी, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर, और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। अगर मैं इसको ऐसे नोट कर दूं 5 मल्टीप्लाई 2, अब 5 भी क्या है और 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। वो यही बात कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब आगे पीछे हो जाए क्रम, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको मैं 2 गुणा 5 लिख दूं या इसको मैं 5 गुणा 2 लिख दूं, आएगा क्या? 10। क्लियर हुआ? आएगा क्या? 10। क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स के अंदर अपने एक साथ लेकर चल सकते हैं इनको। देखो भी, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट में भी कैसा? एवरी, प्रत्येक भाज्य संख्या। देखो कंपोजिट यानी कि जो भाज्य संख्याएं हैं उनके लिए हमने अभी क्या बात की, कौन से नंबर होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्याएं होगी जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो। कौन से टेबल में आती हो? अपने टेबल में आती हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। भाई जो अपने ही टेबल में आई वो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या है। ऐसे अभाज्य, ऐसे अपना पहाड़ा याद रह जाएगा। और जो अपने पहाड़े में नहीं आई, बची हुई क्या होगी? भाज्य है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, नोट के तौर पर लिख लेना, जो एक होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये भी बात याद रख लेना भी। क्लियर हो गया होगा। और मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है आपको क्लियर होगी। देखो अपने स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का ये जो बैच स्टार्ट किया है,
सर ने कहा था कि बिल्कुल फ्री में अपने को ये बैच देना है, तो बिल्कुल फ्री है। ऐसे फ्री देखकर ये नहीं कि भाई इसको बस बिल्कुल फ्री है। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा, ना ही एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा। सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट दे रखी है थ्योरम, तो सबसे पहले आपको ये फंडामेंटल थ्योरम आनी चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि इन्हीं का ही तो रोल है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, भाज्य को अभाज्य के गुणा के रूप में। याद हो गया, प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और ये गुणा क्या होता है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये क्या होता है, ऑर्डर इन विच दी प्राइम फैक्टर अकर। क्या हो गया इसका मीन्स, इन विच दी प्राइम फैक्टर, यानी कि ये जो ऑर्डर रहेगा ना, ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखना होता इसमें। मे बी क्लियर हो गया होगा ये। अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ है ना शेयर जरूर करना भी और लाइक करना। अब आपको हम लेकर चलते हैं एक बार है ना अपने स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अपना ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये स्टार्ट हो रही है। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, 1.1। अब यहाँ देखना भी लिखा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आ गया ना वर्ड, देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी अपने देखा एक क्वेश्चन के वैसे समझना। लिखा है 140, क्या लिखा है अभी अपने पास 140। अब 140 है, इसका प्राइम फैक्टर तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, इसका गुणनफल निकालना है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कौन सा आएगा, अभाज्य संख्याएं आएगी। अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याएं आती है, यानी कि प्राइम फैक्टर में हमेशा प्राइम नंबर्स आएंगे। प्राइम फैक्टर में हमेशा कौन से नंबर आएंगे, प्राइम। स्टार्ट करो 2 से, ये कितनी बार गया 17। यहाँ इसको करोगे तो कितना आएगा 35। 35 को करेंगे तो ये गया 5 से, ये गया 7 से। देखो तो 140 को हमने देखा 2। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको आता है तो कर सकते हो, अदरवाइज रफ में इसको नोट कर लो या फेयर में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं रहे। 2 देखो यहाँ पर कितने टाइम आया, 2 टाइम। 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम, कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम। आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो। यही था अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप, ये पूछा जाता है और ये अभी इस बार भी पूछा गया। और नेक्स्ट टाइम पिछले प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप आपको क्लियर हुआ क्या, 140 लिखा है, इसको आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ दिया। अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ा तो यहाँ पर कौन से अभाज्य गुणनखंड में हमेशा कौन सा आएगा टेबल, आपको सीधा 4, 6, 8 उनका यूज़ नहीं करना, आपको हमेशा कौन से का यूज़ करना है, हमेशा अपने को यूज़ करना है हमेशा प्राइम नंबर्स का। हमेशा कौन सा यूज़ करना है, प्राइम। अभाज्य संख्याओं का यूज़ करना है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल की घातों का योग बताओ। क्या बताओ भी, इसी प्रश्न के अंदर एग्जामिनर घुमाकर आपसे पूछ ले कि यही प्रश्न रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल की घातों का योग बताओ। प्रश्न देखो इस तरह से भी आ सकता है कि घातों का योग बताइए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल की घातों का योग बताइए। सम ऑफ पावर, फाइंड द सम ऑफ पावर, सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक ही बात रहेगी, यहाँ पर पावर वर्ड यूज कर देगा वो, या कई बार इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सपोनेंट। इसको पावर वर्ड या एक्सपोनेंट वर्ड आ सकता है, ध्यान रखना। सम ऑफ क्या आएगा, सम ऑफ पावर या सम ऑफ एक्सपोनेंट। अगर वो बोले कि इनका योग बताओ घातों का, यही क्वेश्चन है। आपको जैसे ऑप्शन बना दिए कि यही वाला क्वेश्चन चल रहा है कि 140 का
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल की घातों का योग बताओ। 140 के घातों का योग बताओ। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में घातों का योग बताओ। क्या बोलेगा? प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर एंड सम ऑफ एक्सपोनेंट, फाइंड दी सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो करना कुछ नहीं था, ये इसकी पावर है, इसकी पावर चेक कर लो भी कितनी है। यहाँ क्या है? सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, घातों का योग। क्या आएगा भाई? घातों का योग। घातों का योग चेक करो कितना है? 2 + 1 + 1 बराबर कितना आया? 4। जिस ऑप्शन में 4 बैठा होगा वो अपना राइट होगा। क्लियर हुआ? में भी 140 लिखा था, उसके टुकड़े कर लो। अगर आपसे पूछे गुणनखंड का गुणनफल रूप तो बस इतना ही, गुणनखंड का गुणनफल रूप, गुणनखंड का गुणनफल रूप बोले तो इतना ही। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा वो चेंज कर, अच्छा बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना भी है। बुक्स में सिर्फ इतना इतना दिया हुआ ये वाला कि बुक में यही है कि गुणनखंड का गुणनफल रूप, जबकि आपसे पूछा क्या जाता है? घातों का योग, सम ऑफ पावर। तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ पावर बोले तो वही क्वेश्चन है, बस इसकी पावर का कर देंगे प्लस, इसकी पावर का क्या कर देंगे? प्लस। नेक्स्ट, अब क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करो और अपने जो आपने रफ नोटबुक लेकर साथ में बैठे हो उस पर सॉल्व करो मेरे साथ। अब यहाँ देखो क्या लिखा है? 156। क्या करना है फिर से? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड का क्या करना है? गुणनफल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन वही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब अपने चेक करते हैं। 156 है। 156 का मीन्स ये किस पे जाएगा भाई? ये जाएगा 78। 78 की बात करूँ तो भी ये किससे जाएगा? 39। 39 की बात करें तो ये किससे जाएगा? 13। 13 किससे जाएगा? 1 से। ये देखो जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मीन्स क्या होगा? अभाज्य संख्या। अब जैसे मैंने कहा कि 156 का पूछे, 2 की पावर कितनी आ गई? 2। 3 की पावर कितनी है? 1। 13 की पावर कितनी है? 1। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसका मीन्स जिस पर कुछ नहीं लिखा उसकी पावर क्या है? 1। अगर आपको बोले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, अभाज्य गुणनखंड का क्या बोले भी? गुणनफल रूप, बस इतना ही। प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इतना बोले तो अपना आंसर आ गया। अगर वो बोल दे इनका योग बताओ, क्या बताओ? इनका योग, सम बताओ, किसका? पावर का। किसका बताना है? पावर का। अगर वो पावर यानी कि घात का योग पूछ ले, घात का क्या पूछ ले? योग, तो जल्दी से कमेंट करो भी इसकी घात का योग कितना आएगा? इसकी घात का योग कितना आएगा? यहाँ कितनी पावर दिखाई दे रही है? 2। यहाँ पावर कितनी है भाई? 1। यहाँ पावर कितनी है? 1। कितना आया? 4। अच्छा हर बार 4 नहीं आएगा, वो कुदरती ये बन ऐसे रहे कि जिसमें 4। अब मान लीजिए कि आपको ये दे दे कि जैसे 10 दे दिया, तो 10 में कितनी बार जाएगा? 2 और 5, तो पावर कितनी आई? 1 और 1। 1 और 1 का मीन्स क्या हुआ? 2। तो ये क्लियर हो गया होगा मे बी। अच्छा, जिन को ये क्लास पसंद आ रही है और ये लग रहा है कि हाँ सर अब ये हमें समझ आ रहा है, तो आप जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और क्लास को ना थोड़ा शेयर कर दो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक बार जल्दी से जिन का आंसर राइट आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर हमें ये क्लास पसंद आ रही है, हमसे ये आंसर हो रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट देखो भी, यहाँ लिखा है 3825। अच्छा, यहाँ से आप इजीली पिक कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ चेक करो, लास्ट में क्या लिखा है? 5। क्या लास्ट में लिखा हुआ है? 5। लास्ट में क्या लिखा? 5। तो जिसके लास्ट में ऑड और इवन, वहाँ अपने रह गए थे इवन और ऑड नंबर। इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। इसको बोलते हैं सम और इसको बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं? सम और विषम। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, सम में पहले क्या आ रहा है? 2। जो 2 के टेबल में आती है 2, 4, 6, 8, ये सारी की सारी होती है सम संख्या। ऑड, विषम, विषम में पहले देखो क्या आ रहा है? 1 जो 2 के टेबल में ना आए, यानी कि जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, ये होती है विषम संख्या, इवन नंबर। तो आपके जिसके यूनिट प्लेस मीन्स इकाई के अंक में अगर कहीं पर भी आपको जो सम संख्या दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, फिर तो वो 2 से जाएगा। अदरवाइज क्या होता है? फिर ये 3, 5, 7, फिर आपको ये ध्यान रखना ये किससे जाएगा? 3, 5, 7,
11। इन ये प्राइम नंबर्स, ये 9 मत लिख देना यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है अभी? प्राइम नंबर्स का। तो मे भी ये क्लियर हो गया होगा। ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको बता दिया है। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब चेक करते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, कुछ रूल होते हैं, रूल आपको अगर आते हैं तो ठीक है। अभी जैसे यहाँ चेक करो, ये लिखा है 3825, इसको आप ऐसे चेक करो, इन सब को एक बार माइंड में ऐसे प्लस कर लिया करो भी। क्या कर लिया करो? प्लस। अब जैसे देखो 8 और 3 का प्लस करो, क्या आया? 11। 11 में 2 प्लस करो, क्या आया? 13। 13 में 5 प्लस करो, क्या आया? 18। क्या आया अभी? 18। यहाँ देखो 10 और 8 कितना होगा? 18। अब इतने बड़ी डिजिट को आपको पता कैसे चलेगा ये 3 से जाएगा, 5 से जाएगा? अब लास्ट में 5 है, 5 से तो जाना ही है, बट मैं आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल भी बता रहा हूँ कि विभाज्यता के नियम। अगर कोई भी संख्या हो जो मतलब जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस सम संख्या ना हो, इवन नंबर ना हो। इवन नंबर कैसे? जैसे लास्ट में 5 लिखा है, अब ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा हमें कैसे पता चलेगा? जितने अंक हो उन सब अंकों का प्लस कर लो, जितनी डिजिट है उन सब का प्लस कर लो। जैसे 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अगर ये, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आया? 18। क्या 18? अब चेक करो, क्या 3 के टेबल से डिवाइड है? येस और नो। आप कहोगे यस सर ये है, तो इसका मीन्स ये 101% 3 के टेबल से कट होगा। 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या आया? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 बन गया था। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। क्लियर हुआ? यस और नो। अच्छा फिर जल्दी से इसका बताओ भी अपने को कि यहाँ लिखा है 1275। अब यहाँ चेक करो 1 2 7 5। अब इसको चेक करो, 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 7 कितना हो गया? 10, 10 और 5। आप यहीं से चेक कर सकते हो ना, 3 और 7 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15। इसका मीन्स ये फिर किससे जाएगा? 3 से। 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या होता है? 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ चेक करो 5 2 7 और 4 11। अब यहाँ चेक करो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 है ना। इसका मीन्स अब ये नहीं जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? आप चेक करो 4 2 5, इनका अगर मैं सम करूं तो 11। क्या 11 3 के टेबल में आ रहा है? ये अभी अपने सीख रहे हैं, अभी आपको लग रहा है इतना टाइम थोड़ी होता है, इतना टाइम नहीं होगा। बट एक बार जब अपना हाथ सेट बैठ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन पर, तो अपने देखते ही पहचान पाएंगे हाँ भी इसका, क्योंकि हमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन आनी चाहिए, पता चल जाएगा कि हाँ भी इससे ये जाएगा। और इतना आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम सफिशिएंट होता है भाई, मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम ही होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब आप सोच के देखो, अच्छा अब ये 3 से नहीं गया तो यूनिट प्लेस में क्या है? 5 है। अब इसको 5 से कट कर दो, 5 8 जा क्या होता है? 14 और 5 5 जा क्या होता है? 25। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ चेक करो, जैसे 8 और 5 है, 8 और 5 का मीन्स कितना होता है? 13 होता है। इसका मतलब ये फिर नहीं जाएगा। अब यहाँ चेक करो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अच्छा 7, आपको टेबल आने चाहिए भी 15 तक, इतना ध्यान रखना 15 तक तो टेबल आपको आने ही चाहिए। नहीं आते तो अभी छुट्टियां चल रही है, आराम से हॉलीडेज़ के अंदर टेबल को सीख लो। अब देखना भी, अब आपको अगर ये रूल समझ आया तो बताना अभी कि ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल आ गया, जो 3 से नहीं जाएगा, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में। अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारे रूल ही क्लियर होते जाएंगे, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अब इसको चेक करें। अब देखो 3 8 2 5 था, इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 कितने टाइम आया? 2 टाइम। 5 कितने टाइम आया? 2 टाइम। और 17 कितने टाइम आया? 1 टाइम। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप की बात करें तो यही है। बात समझ आई? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यही होता है, प्रोडक्ट इसका निकालना था प्राइम फैक्टर का। अपने पास रिजल्ट आ चुका, ये ऑप्शन के थ्रू भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, अपना आंसर आ गया। एक जैसे मैंने कहा, अगर अपने से ये पूछ ले कि बताओ भी इसकी सम ऑफ पावर, क्या पूछ ले? सम ऑफ पावर। जल्दी से कमेंट करो भी। सम ऑफ पावर मीन्स घातों का योग, मीन्स क्या हुआ भी? घातों का योग। घातों का योग कितना आएगा इसका बताओ भी? क्या आंसर आया? 2 + 2
प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 5। देखो ऐसे हर बार मैंने कहा था ना 4 नहीं आता, जो भी रिजल्ट आएगा वो चेंज ही हो सकता है। आपको सम ऑफ पावर पूछा जा सकता है। अब तक हमने देखा कि या तो हमसे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, गुणनखंड का गुणनफल रूप, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड का गुणनफल रूप। हमने अभी तक सीख लिया है, पहली देखी अंकगणित की परमें, अंकगणित की परमें फंडामेंटल थ्योरम। क्या देखी हमने भी, फंडामेंटल थ्योरम। क्या देखी थी, फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट हमने देखी फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड उसके बाद हमने क्या देखा, ऑड इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने क्या देखा, अभाज्य गुणनखंड का। अगर किसी का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, यानी कि गुणनखंड गुणनफल रूप, गुणनफल रूप किसका, अभाज्य का, किसका, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। हमने अभी तक ये दो बातें सीखी है, एक तो अंकगणित की परमें और गुणनफल रूप। अंकगणित की परमें की बात करें तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या था अभी अंकगणित की परमें, दोबारा रिपीट करो मेरे साथ साथ, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इस फॉर्म में अपने इसको नोट कर सकते हैं। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब करते हैं इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ चेक करो भी, यहाँ लिखा है 5005, करना कुछ भी नहीं था, इस 5005 को नोट करो। पहले तो यहाँ चेक करो कि जिसके यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। यहाँ तो विषम है। अब यह 5 और 5 को प्लस कर दो, 10 3 से नहीं जाएगा, तो सबसे पहले इसको तो इससे करो। यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर हो गया क्लियर। अब चेक करो, अब आगे की बात करें, आगे की बात करें तो ये कौन से नंबर पर जाएगा, इसके यूनिट प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है 1, क्या दिखाई दे रहा है 1। तो आप इसको ना 7 से कर सकते हो। किससे कर सकते हैं, 7 से। अब देखो भी मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर कौन से थे, 2, एक ही। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ओनली फॉर 2, एक 2 ही ऐसा है जो इवन है, ध्यान रखना, इवन प्राइम नंबर ओनली फॉर 2, एक ही ऐसी संख्या है 2 जो सम अभाज्य है, ध्यान रखना भी, एक ही ऐसी संख्या है 2 जो क्या होती है, सम अभाज्य। एक ही ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्याओं में एक ही मात्र ऐसी सम संख्या है 2 है, बाकी सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में टोटली संख्याएं विषम होती है, बट एक ही अपवाद, एक्सेप्शन कौन सा है, एक ही एक्सेप्शन है और वो है 2, ध्यान रखना, 2 ही एक ऐसी है जो सम संख्या होती है। अब यहाँ आपने गौर किया कि ये आ गया, अगर इसका मैंने कहा कि जैसे अब आप ना प्राइम नंबर से चेक करना था, प्राइम नंबर्स में क्या था, 2 फिर 3 फिर 5, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7 11 13, आप यहाँ तक चेक कर लेना, और एक 17, बस यहाँ तक आपको रिजल्ट 101% मिल जाएगा। अब 7 से चेक कर रहे हैं, देखो ये 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना बच गया अभी, यहाँ पर बच गया 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, क्लियर हुआ, यस और नो। अब ये फिर चेक करना भी, अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, किससे जाएगा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब ये कौन से नंबर पे गया, 13 पे। क्लियर हुआ क्या, यस और नो। मैंने क्या कहा आपको, अगर प्राइम नंबर्स आते हैं मतलब अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल रूप है, अभाज्य संख्याओं का जो क्या होता है गुणनफल रूप, वो इजीली निकाला जा सकता है। आप चेक कर लो, अगर सम संख्याएं आ रही है तो वो इससे जाएगी, यानी कि इवन नंबर, वो इससे जाएंगे, बची हुई सारी संख्याएं यहाँ से जाएगी, यहाँ आएगी विषम, जिसका विषम यानी कि ऑड नंबर, और ये क्या होना चाहिए, इकाई के अंक पे। कहाँ होना चाहिए, इकाई मतलब कि यूनिट प्लेस में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भी, यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर अगर इस तरह का कोई अंक दिखाई दे जाए तो फिर आप इनसे जाओगे। 3 का क्या रूल बताया था अभी, उनका सम कर दो। आगे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको 11 का, अच्छा 3 और 5 का क्लियर हो गया, 7 और 11 13 इन सब के धीरे धीरे रूल आपको बताते जाएंगे। तो मे भी आपको ये आज की क्लास कैसे लगी, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करना,
ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।